गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधान के बारे में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पूर्व में कई MCQ करवाए गए हैं, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें। देखिए, MCQ करवाने का अर्थ ये होता है कि किसी कारणवश टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो एक्सप्लेनेशन क्या करता है, उस प्रश्न का जो दिया गया ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को विस्तृत रूप में एक्सप्लेनेशन में समझाया रहता है, जिस कारण से उस सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ बनती है। खासकर देखा जाए तो इस बुकलेट का MCQ हो या फिर घटना चक्र का MCQ हो, अगर उतना कोई विद्यार्थी कर लेता है तो PCS से कई ऐसे एग्ज़ाम हैं, उसे क्वालिफाई करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अपर लेवल का कुछ एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको टेक्स्ट बुक तो एनी हाउ पढ़ना है। शुरू होता है पहला प्रश्न से कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। दूसरा है, संसद राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित कर सकती है। तीसरा कहता है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के बदले सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया। फिर कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस प्रश्न को देखें तो अगर ऑप्शन के आधार पर स्टडी करें तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है डी, है ना। उत्तर तो दिया गया है डी, लेकिन क्या डी सही है? नहीं, डी सही नहीं है ना। जिसमें 1, 2, 4 में जो चुनौती की बात है कि अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये गलत है ना। अगर दुर्भावना के आधार पर होगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन को साथ ही साथ पढ़ते हैं, जिससे गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है या ना के बराबर रहती है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कहता है कि कथन 1 सही है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह खतरे में हो। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर उन्हें खतरा की आशंका हो। फिर कहता है कथन 2 सही है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के किसी निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया। इसके अलावा कथन 3 कहता है कि मूल रूप से संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी, इसका व्यापक अर्थ था। इसलिए 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। तो तीसरे ऑप्शन में जो था वो लिखा गया था 1976 के 42वें संशोधन, इस कारण से तीसरा ऑप्शन गलत था, है ना। होना चाहिए था 1978 के 44वें संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया। फिर कहता है कथन 4 जो है गलत क्यों है, तो 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण होने यह घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर होने या बेतुकी या विकृत होने के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है ना। तो 1975 के 38वें संशोधन में तो कहा गया कि इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर इस प्रावधान को बाद में 1978 में कहा नहीं, चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामले में भी 1980 में कहा, यानी कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस कारण से कथन 4 भी गलत है।
प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिर कहता है कि आपातकाल की अवधि को राष्ट्रपति की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहता है ना तो 1 और ना ही 2। इसकी उत्तर को देखते हैं। अब देखिए कथन 1 गलत क्यों है। तो आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर, ना कि 2 महीने के भीतर, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, है ना। अपर हाउस और लोअर हाउस से अनुमोदित होनी चाहिए। मूल रूप से संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी जाने वाली अवधि 2 महीने थी, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कम कर दिया गया। अगर पूछ दे किस संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2 महीने से घटाकर 1 महीने किया गया, तो होगा 44वें संशोधन, जो कि 1978 में आया। फिर कहता है कथन 2 गलत है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हर 6 महीने के बाद संसद की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। आवधिक संसदीय अनुमोदन के लिए यह प्रावधान भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, है ना। इससे पहले संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपातकाल तब तक लागू रहता था जब तक कार्यकारी यानी कैबिनेट चाहे, है ना। इस मनमाने रवैये को 1978 में हटा दिया गया। अब आता है कि आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। पहला कहता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। फिर कहता है कि उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कहता है 1 और 2, ये दोनों सही है। चर्चा करते हैं। आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या कहता है? तो कहता है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। यह विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। इससे पहले क्या था? तो साधारण बहुमत से इसे पारित किया जा सकता था। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। दूसरा है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तीसरा है संसद को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए विशेष संदर्भ पर राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। चौथा कहता है कि संविधान संघीय के बजाय एकात्मक हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से कहा गया है सही उत्तर 1, 3 और 4 को, है ना। 1 को, 3 को और 4 को कहा गया है, 2 को गलत कहा गया है। कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, है ना। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहला बताया गया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का हकदार हो जाता है। इस प्रकार राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। संविधान संघीय के बजाय क्या हो जाता है? तो एकात्मक हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद सत्र में नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। प्रश्न है भारत में आपातकाल की घोषणा के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। फिर कहता है कि आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा उस सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, सी होगा इसका उत्तर। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की वापसी का प्रस्ताव निम्नलिखित में किस मामले में घोषणा की निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव से अलग है? पहला है, आपातकाल की वापसी के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जबकि घोषणा की स्वीकृति केवल लोकसभा द्वारा की जा सकती है। फिर कहता है, वापसी के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि स्वीकृति के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोनों कथन गलत है। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न गलत क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि कथन 1 गलत है क्योंकि आपातकाल की वापसी राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा की जाती है या केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, जबकि घोषणा प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, है ना। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो दोनों सदनों की घोषणा की आवश्यकता होती है या प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। कहता है कथन 2 गलत है, वापसी प्रस्ताव को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाना चाहिए, जबकि घोषणा प्रस्ताव को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाना चाहिए। प्रश्न है कि संविधान संसद को निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए विशेष संदर्भ पर, दूसरा है इस आशय का राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर, तीसरा कहता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर हमें चूज करना है। तो इसका उत्तर बताया गया है केवल 2, इसमें से केवल 2 को सही माना गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी चर्चा हम लोग 352 अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। और फिर आता है वित्तीय आपातकाल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है। तो इसे भी ध्यान में रखना है और हम लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना है। देखते हैं कि कथन 1 गलत है। यहाँ पर बताया गया है कथन 1 गलत है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यदि संसद सत्र में ना हो तब। फिर है कथन 2 सही है, यदि राज्यसभा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। फिर कहता है कि कथन 3 गलत है, राष्ट्रीय आपातकाल, जहाँ पर वित्तीय आपातकाल के बारे में नहीं, के दौरान संसद राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। फिर आता है प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल 1, आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। इसकी चर्चा हम लोग पूर्वोत्तर प्रश्नों में कर चुके हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। दूसरा है संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 1 को सही माना गया है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए कथन 2 को गलत माना गया है। संविधान में आपातकाल की चर्चा नहीं है। तो यहाँ पर संविधान में कहा गया है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल 352, इससे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि संविधान इस प्रकार की आपातकाल को दर्शाने के लिए आपातकाल की घोषणा अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिर है, आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने की मंजूरी वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो कौन से कथन सही हैं? तो कहता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी चर्चा हम लोग पूर्वोत्तर प्रश्न में कर चुके हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित होती है। फिर है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा निरस्त किए जाने तक अस्तित्व में रहेंगे। फिर कहता है तीसरा ऑप्शन, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बी को सही माना गया है, 1 और 3 सही हैं। तो उसका चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को यह निर्देश देने तक विस्तारित होती है कि उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किसी तरह से किया जाना चाहिए। कार्यकारी निर्देश दे सकते हैं, इसलिए 1 सही है। फिर कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। उल्लेखनीय रूप से जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद सत्र में नहीं है। इसलिए कथन 2 को गलत माना गया है। फिर कहता है, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। उनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से कथन 3 को सही माना गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 359 केवल अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 358 उन सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तारित है जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 पूरे देश या उनके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है केवल बी सही है। केवल बी में कहा गया है कि 2 सही है, 1 को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं कि 1 गलत क्यों है। क्योंकि अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तारित है जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। इस कारण से कथन 1 गलत है। फिर कहता है कि अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूरी तरह से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20-21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार नहीं देता। इस प्रकार से कथन 2 को सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने और उसके किसी भी देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। फिर कहता है कि यदि अनुमोदित हो तो 6 महीने की अवधि के लिए चल सकता है, लेकिन इसे 3 साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरा है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा घोषणा के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो इसमें से केवल 1 और 2 को सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है। तो इसकी चर्चा करते हैं कि ये गलत क्यों है। तो इस नियम के लागू होने पर राज्य में मंत्रिपरिषद नहीं होगी, विधानसभा या तो भंग हो जाती है या स्थगित हो जाती है। राज्य संघ
सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाएगा और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यवाही का प्रमुख बना रहेगा, जो राज्य का प्रमुख होगा। फिर कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह 6 महीने की अवधि के लिए चल सकता है। हालांकि इसे 3 साल की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। और इसे हर 6 महीने में मंजूरी के लिए दोनों सदनों के समक्ष लाया जाना चाहिए। यहाँ पे दोनों सदनों का अर्थ है अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा, इसलिए कथन 1 और 2 सही है। तीसरा कहता है गलत क्यों है कि निरस्त्रीकरण, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय घोषणा द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ऐसा घोषणा के लिए संसद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है ना, संसदीय अनुमोदन की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा तब होता है जब किसी पार्टी का नेता विधानसभा के अधिकांश सदस्यों के समर्थन पत्र प्रस्तुत करता है और सरकार बनाने का दावा करता है। तो इस प्रकार से कथन 3 को गलत माना गया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चले। दूसरा है राष्ट्रपति शासन स्वतः ही राज्य विधानमंडल को भंग कर देता है। तो उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर सिर्फ एक को सही माना गया है। इसकी चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यह वह कर्तव्य है जिसके पालन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। कथन 2 को गलत कहा गया है। राष्ट्रपति का आदेश स्वतः ही राज्य विधानमंडल को निलंबित कर देता है, भंग नहीं करता, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। फिर कहता है धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति करने वाली राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है? तो सिर्फ बी को सही माना गया है। कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा वास्तविक में न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में भी किया था। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेलंगाना में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। दूसरा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। तो दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। उपर्युक्त प्रश्न से ही जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा के क्या प्रभाव है? पहला है राज्यों को समेकित निधि निलंबित कर दी जाती है और संसद राज्य के वित्तीय मामलों के प्रबंधन की पूरी शक्तियां ग्रहण कर लेती है। दूसरा है राज्यों की योजनाओं और कार्यक्रम जिनके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय व्यय की आवश्यकता होती है स्वचालित रूप से भंग हो जाते हैं। तो कहता है कि उपर्युक्त में से कौन से सही है? तो यहाँ पर कोई नहीं बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ये गलत क्यों है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणाम इस प्रकार हैं। केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने और आवश्यक और पर्याप्त निर्देश जारी करने का निर्देश देते हैं। फिर है निर्देशों में राज्य में कर्मियों के वेतन और भत्ते में कटौती, राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयकों का आरक्षण और संघ सेवा करने वाले कुछ कर्मियों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा कहता है कि राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वाले कर्मियों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। साथ ही इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है। हालांकि अब तक कोई वित्तीय आपातकाल भारत में
नहीं लागू किया गया है, ये भी बात ध्यान रखना है। और इससे पूर्व हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है ना, इसे ध्यान रखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान देने की शक्ति दी गई है। दूसरा है, संविधान असम के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदानों का भी प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुद्ध आय का अर्थ है कर या शुल्क की आय में से संग्रह और वितरण की लागत घटाना। फिर है, किसी कर या शुल्क की शुद्ध आय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2 को सही माना गया है, दोनों कथन को गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आय का अर्थ है कर या शुल्क की आय में केवल संग्रह की लागत को घटाना। दूसरा गलत माना गया है, कर या शुल्क की शुद्ध आय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है, जहां उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है ना, ना कि वित्त आयोग द्वारा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने 1966 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किया। ARC ने अनुच्छेद 266 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल 2 सही है। 1 को गलत माना गया है कि केंद्र सरकार ने 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किया। MC सीतलवाड़ समिति को 1966 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार, है ना, इस सीतलवाड़ कमेटी क्या था, तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करने हेतु किया गया था। जबकि यहाँ पे बताया गया है सीतलवाड़ की प्रशासनिक सुधार आयोग, जो गलत है। कथन 2 सही है। ARC ने अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की। अब इनकी सिफारिशों की चर्चा यहाँ पर किया गया है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्षेत्रीय परिषद में प्रत्येक क्षेत्र के राज्यपाल और 2 अन्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रशासक शामिल होते हैं। दूसरा है, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठकें आयोजित करने का भी प्रावधान है। तीसरा है, केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का सामान्य अध्यक्ष नामित किया गया है। चौथा है, क्षेत्रीय परिषदें भारत सरकार को सिफारिश दे सकती है। तो उपर्युक्त में से गलत कथन को पहचान करना है। तो यहाँ पर गलत कथन 1 को माना गया है, 1 को, यानी डी जो है इसमें 1 को गलत माना गया है, बाकी 2, 3, 4 को सही माना गया है। जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि 1 गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद में प्रत्येक क्षेत्र के मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रशासक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना करना चाहता है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। इसे क्षेत्रीय परिषद के विपरीत एक एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करनी है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से सही को हमें चूज करना है। तो 1 और 3 को सही माना गया है, 2 को गलत माना गया है। 2 को गलत क्यों माना गया है, इसे हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कथन 1 सही है, क्योंकि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना करना चाहता है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर कहता है कि कथन 2 गलत है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए तो एक राज्य की कमी है। असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, लेकिन सिक्किम नहीं है। तो यहाँ पर सिक्किम भी होगा।
प्रश्न है 3 सही है, ऑप्शन में 3 सही माना गया है क्योंकि इसे क्षेत्रीय परिषद के विपरीत एक एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करनी होती है, जहां अलग अलग योजनाएं संबंधित क्षेत्रीय परिषद द्वारा तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। 25वां प्रश्न कहता है कि आपातकाल प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के खतरे में है। दूसरा है, आपातकाल की घोषणा किसी भी ऐसी गड़बड़ी की आशंका और वास्तविक घटना से पहले की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों को सही कहा गया है। और इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन की चर्चा हम लोग पूर्वोत्तर प्रश्नों में भी कर चुके हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये तो था इस चैप्टर का फर्स्ट MCQ। रिमेनिंग MCQ हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर कुछ इसमें ऐड करना हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि एक्सप्लेनेशन को रखें या सिर्फ उत्तर को सही मारते हुए इस MCQ को कवर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।